कहाँ तक बातें हुई थी लास्ट क्लास में? चलिए, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, फिर बाइंड अप कर दे इस चैप्टर को। लीजिए, बताएंगे क्या प्रोडक्ट यहाँ पर बनना चाहिए। बातें नहीं भैया, अब जल्दी से लौटेंगे वापस। H प्लस की प्रेजेंस में सबसे पहले क्या होगा? प्रोटोनेशन। यहाँ पर है लोन पेयर, H प्लस बोल देगा इसको, गिव मी योर लोन पेयर। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दिया तो OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH2 प्लस। फिर बताइए, ये लिविंग ग्रुप है, बॉन्ड तोड़कर यहां से निकलेगा, किसकी फॉर्मेशन करेगा? कार्बोकेटायन। तो ये हमारे सामने बन जाएगा कार्बोकेटायन। अब देखो, कार्बोकेटायन का पहला काम रीअरेंजमेंट, जो कि मुझे लगता नहीं इसको करना चाहिए। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं। तीसरा काम एलिमिनेशन। तो आप देखेंगे कि बाजू में जो कार्बन है वो कार्बन कैसे है आपके सामने? sp2। और जो हम H हटाते हैं वो कहां से हटाते हैं? sp3 से। हमें लगेगा कि यहां तो एलिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को एक बार रेजोनेंस करने का मौका दें तो बताइए पाई बॉन्ड किधर जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और पॉजिटिव चार्ज जो आपका है वो कहां पर आ जाएगा? एंड पॉइंट। अब बताइए, अब क्या ये एलिमिनेशन कर सकता है? यस। केटाइन से नेक्स्ट sp3 कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो यहां से इस H को हटा दो, डबल बॉन्ड बना दो, तो यहां पर भी जो प्रोडक्ट बनकर आएगा दैट विल बी बेंजीन। निपटा दीजिए जल्दी से इसको। निपटा दिया है क्या? निपटा दिया है क्या भाई? चलिए, एक पॉइंट हम देखेंगे जिसमें हमसे पूछा जाता है कई बार, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। ईज का मतलब कौन जल्दी से डिहाइड्रेट होगा। तो जिस केस में केटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा वो उतनी ही जल्दी क्या होगा? डिहाइड्रेट। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के अल्कोहल हमारे सामने होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना है कि वो बहुत खतरनाक तरीके से क्या होंगे? डिहाइड्रेट। तो स्टार लगाकर लिखेंगे एक पॉइंट को। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स dehydrates readily, dehydrates readily, dehydrates readily in acidic as well as in basic condition. Dehydrates readily in acidic as well as in basic condition. Dehydrates readily in acidic as well as in basic conditions. बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में सबसे पहले आप समझिए। देखिए, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो अगर इनकी बीटा पोजीशन पर OH लग जाए, देखो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? CO बॉन्ड है या OH है? ये कीटोन, वो अल्कोहल, तो कीटोन मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा और इससे नेक्स्ट कार्बन बीटा। तो बेटा ये हमारे सामने हो गया बीटा हाइड्रोक्सी, यानी कि बीटा पोजीशन पर कौन लगा हुआ है? OH, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो जो आपके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होते हैं, चाहे कंडीशन आपकी एसिडिक हो चाहे कंडीशन बेसिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। OH माइनस की प्रेजेंस में अगर आप हीट करोगे तो भी डिहाइड्रेट हो जाएंगे,
H+ की प्रेजेंस में भी हिट करोगे तो भी डिहाइड्रेट हो जाएंगे। वही होगा डिहाइड्रेशन में, यहां से OH हटेगा, यहां से H हटेगा, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? डबल बॉन्ड। तो ये बहुत जल्दी डिहाइड्रेट आप लोगों के सामने हो जाएंगे। यहां से कौन गया? OH, यहां से कौन गया? H। आप सोचो एक बार प्रोटोनेशन के बाद लिविंग ग्रुप बन गया, हट गया, यहां से कौन हट जाएगा? H। डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, नहीं जाएगी? तो यहाँ पर ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होते हैं, इसको ध्यान रखना है। ये जो है कॉन्सेप्ट आपका जेईई एडवांस में आ चुका है, AIPMT के अंदर भी आ चुका है, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन के लिए गए तो फिर आपके लेवल पर बातें मतलब की नहीं रहेंगी। ठीक है, CO की बीटा पोजीशन पर अगर OH लगा हो तो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होगा, इससे जल्दी डिहाइड्रेट होने वाला आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा। ठीक है, छापिए फिर क्वेश्चन लिखिए। Which of the following? Which of the following which of the following will dehydrate most readily? Which of the following will dehydrate most readily? Which of the following will dehydrate most readily? आप जानते हैं ना ease of dehydration जो होता है, ease of dehydration यानी कि किस में वाटर जल्दी निकलेगा। तो आप जाके मैकेनिज्म चेक करो, आपने लिखा हुआ है ease of dehydration is directly proportional to stability of carbocation, is directly proportional to stability of carbocation। कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, डिहाइड्रेशन उतना ही क्या होगा? फास्ट। जल्दी का मतलब RDS से आता है, जल्दी रेट, रेट की बात कौन करता है? काइनेटिक्स। ठीक है, चलिए अब आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि कौन जल्दी डिहाइड्रेट करेगा, मोस्ट रेडिली। पहले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के बीच में आ चुका है, ऑप्शन नंबर 2 भी आ चुका है और ऑप्शन नंबर 3 भी आ चुका है। बताना है कौन सबसे जल्दी डिहाइड्रेट करे। पहले वाले क्वेश्चन में किसको सबसे जल्दी डिहाइड्रेट होना चाहिए? सेकेंड। इसमें आपको केटाइन बनाने की जरूरत नहीं है, एक प्रकार से मैं आपको ट्रिक दे दी है, सीधा आंसर दे सकते हैं। देखिए ये कौन सा है? अल्फा। ये कौन सा है? बीटा हाइड्रोक्सी। ये रहेगा अल्फा, ये रहेगा बीटा और ये रहेगा गामा। तो सबसे जल्दी कौन से डिहाइड्रेट होते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी, यानी कि जिसमें OH ग्रुप बीटा पोजीशन पर लगा होता है, बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होते हैं। बाकी में नॉर्मल आप सोच सकते हैं, यहां पर डिहाइड्रेशन करवाओगे तो केटाइन यहां बनेगा, इसमें डिहाइड्रेशन करवाओगे तो केटाइन यहां बनेगा, और इसमें डिहाइड्रेशन करवाओगे तो केटाइन यहां बनेगा। बताओ सबसे जल्दी ज्यादा स्टेबल केटाइन किसमें बनेगा? थर्ड। इसका मतलब ये सबसे जल्दी डिहाइड्रेट करेगा, मोस्ट रेडिली, मतलब सबसे जल्दी जो डिहाइड्रेट करेंगे उनकी बातें हम कर रहे हैं। यानी कि अगर आपसे ईज ऑफ डिहाइड्रेशन पूछता है तो आपको बातें करनी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। अब आपको बताना है क्या ये वाले डिहाइड्रेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर आपके सामने ये अल्कोहल आ गया, बताओ क्या ये डिहाइड्रेट हो सकता है? सोचो थोड़ा सा। यहां से हटाओगे कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, ब्रिज हेड पोजीशन, ब्रैड्स रूल। फिर आप बताइए क्या आप फिनॉल को डिहाइड्रेट करवा सकते हैं? क्या ये OH लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। हर OH अल्कोहल
और हर OH लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो अल्कोहल है ये भी आप डिहाइड्रेट नहीं कर पाओगे। कारण आप बोलोगे सर ये तो sp3 पर लगा हुआ है, लेकिन एक बार आप सोचिए, अगर आपने यहां से हटा दिया, यहां क्या बन गया, कार्बो, H कहां से हटा होगा, सारे ही तो कैसे हैं, sp2, H तो है ही नहीं, तो ये आपके अल्कोहल डिहाइड्रेट नहीं होते। लिख दीजिए, डू नॉट डिहाइड्रेट, इनमें आप डिहाइड्रेशन नहीं करवा सकते। ये तीसरा क्वेश्चन नहीं है बेटा, क्वेश्चन तो दो ही थे, ये तो अलग से बताया है कि इनका डिहाइड्रेशन नहीं होगा। लिख सकते हैं डोंट शो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में जो आपने एसिड का इस्तेमाल किया था उसका काम कितना सा था, केवल और केवल कैटालिस्ट, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं था। तो डिहाइड्रेशन आप प्रोटिक एसिड की जगह लुइस एसिड की मदद से भी करवा सकते हैं। ये आखिरी पॉइंट रहेगा और डिहाइड्रेशन खत्म। आप अल्कोहल चैप्टर, अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर जब खोलेंगे तो उसमें जाके पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, पूरी लाइन से आपको एज इट इज रिएक्शंस मिलेंगे। हालांकि एनसीईआरटी कई जगह पर लिखेगा कि यही रिएक्शन मैं पहले पढ़ा चुका हूं एल्काइल हैलाइड में, पेज नंबर भी लिखेगा, वो भी आप अगर आप वापस जाके पढ़ेंगे तो वो भी आपने पहले से ही पढ़ी। नेक्स्ट देखिए, जो डिहाइड्रेशन है, जो डिहाइड्रेशन है वो आप एनहाइड्रस एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं, या फिर Al2O3 की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं। इसको एल्यूमिना बोलते हैं। आईएसओ में बताया जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। क्लियर? तो इस कंडीशन पर भी आप डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं। आपका जो H प्लस था वो कर क्या रहा था, OH को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट, और वो काम तो ZnCl2 भी करता है। लुकास रिएजेंट में बताया कि नहीं बताया, रोल सेकंड काम इसका यही था कि OH को किस में कन्वर्ट कर देता है, लिविंग ग्रुप। तो इस कंडीशन पर भी आपका वाटर हट जाता है और क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। डिहाइड्रेशन यहां पर क्या होता है, खत्म। नॉर्मली हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग से पढ़ते हैं, लेकिन उसका एक नुकसान रहता है कि फिर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते, आपको पता ही नहीं चलता कि एनसीईआरटी में वो बात कहां पर लिखी हुई है। तो हम इस बार ऑक्सीडेशन को भी साथ के साथ निपटाते हुए चलें। हालांकि ऑक्सीडेशन का उसके मेन पार्ट से कहीं से कोई लेना देना नहीं है। तो नेक्स्ट लगा देंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। केमिकल रिएक्शन जो अल्कोहल्स की थी वो खत्म हो चुकी है। अल्कोहल्स की मेनली कितनी रिएक्शंस होती हैं बेटा, दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कितनी आई, टोटल 3, और एलिमिनेशन में कितनी आई, 1, टोटल 4 रिएक्शन अल्कोहल। खत्म हो गया पूरा अल्कोहल चैप्टर। नहीं नहीं, कंटिन्यू कर दो उसे में, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, बातें नहीं बोल। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा अल्कोहल्स में, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके मैकेनिज्म्स हम कभी बताते नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके मैकेनिज्म होते नहीं है, लेकिन काम के नहीं होते। मतलब मैकेनिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं पर उनके क्या होते हैं, रिजल्ट। अब कौन से अल्कोहल कहां तक ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, कैसे उनका ऑक्सीडेशन होता है, जरा उनको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। साथ के साथ छापते रहना, ये समझने से ज्यादा याद रखने वाली बातें रहेंगी, समझने से ज्यादा याद रखने वाली बातें रहती हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है प्राइमरी अल्कोहल। हम देखेंगे कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो कहां तक ऑक्सीडाइज हो सकता है। इसे हम बोलते हैं भाई प्राइमरी अल्कोहल। जिस कार्बन पर आपका फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उस कार्बन को क्या बोलते हैं हम, अल्फा। ठीक है, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए जाएंगे, ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉर्मली आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। तो देखिए क्या होगा,
ऑक्सीजन पर लगा हुआ H और अल्फा कार्बन पर लगा हुआ H यहां से हट जाएंगे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहां पर जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। यहां से किसका बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन का, यहां से कार्बन का। कार्बन ऑक्सीजन में क्या बन गया है, डबल बॉन्ड। यानी कि प्राइमरी अल्कोहल सबसे पहले किस में ऑक्सीडाइज होंगे, एल्डिहाइड। लेकिन आप इस ऑक्सीडेशन को कई कंडीशंस पर एल्डिहाइड की स्टेज पर नहीं रोक पाए, बिकॉज एल्डिहाइड के पास ऑक्सीडाइजेबल एच होता है। आप जानते हैं एल्डिहाइड के पास क्या होता है, ऑक्सीडाइजेबल। मैंने ओजोनोलाइसिस के टाइम पर बताया था कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिस H विल कन्वर्ट इनटू OH। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे सामने है तो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और क्या बनाकर दे देंगे हमारे सामने, कार्बोक्सिलिक एसिड। H किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। तो यहां पर हमारे सामने बन गया है कार्बोक्सिलिक एसिड। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, निपटाएंगे। फिर देखेंगे कि सेकेंडरी अल्कोहल्स के साथ क्या हो सकता है। सेकेंडरी अल्कोहल वो होते हैं जो OH कौन से कार्बन पर रहेगा, सेकेंडरी कार्बन पर। ये हमारे सामने रहेगा सेकेंडरी अल्कोहल। अभी आएंगे। प्राइमरी अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होकर किस में जाता है, एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड फर्दर किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, थोड़ा सा बता सकते हो, कीटोन। बिल्कुल सही। अल्फा कार्बन से H हटा दो और ऑक्सीजन से भी क्या हटा दो, H। तो यहां पर ये ऑक्सीडाइज होकर चला जाएगा किसके अंदर, कीटोन। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि इसके पास कोई ऑक्सीडाइजेबल H नहीं। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा कार्बन के ऊपर He। देखो जब भी ऑक्सीडेशन हो अल्फा कार्बन से क्या हटा है, H। तो यहाँ तो है ही नहीं। तो 3 डिग्री अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल्स का जब आप करवाओगे तो नॉर्मल कंडीशन पर ये ऑक्सीडाइज नहीं होते। ये हमारे सामने रहेगा टर्सरी अल्कोहल, क्या लिख देंगे, नो ऑक्सीडेशन। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये तो इन जनरल मैंने आपको बताया है कि अल्कोहल्स को अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो किस किस प्रकार से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल पहले ऑक्सीडेशन के साथ किस में जाएंगे, एल्डिहाइड। अब कुछ रिएजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे होंगे जिनमें इस पर आप रिएक्शन को रोक सकते हो, कुछ ऐसे होंगे जिसमें यह रिएक्शन नहीं रुकेगी, फर्दर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्सीडेशन पर। और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। निपटा दिया है क्या सभी ने। चलिए अब हमारे सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आएंगे। देखिए ऑक्सीडेशन को अगर आपको समझना है तो पहले अपने दिमाग में कुछ बातें उतारिए। हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हर किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। हमें लगता है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सेम ही काम करने चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते तो ऑक्सीडेशन है, बट हर किसी को ऑक्सीडाइज, हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अपनी लिमिटेशन है कि मैं इसको यहीं तक ऑक्सीडाइज कर सकता हूं, मैं इसको ऑक्सीडाइज कर सकता हूं और मैं इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अपनी लिमिटेशंस हैं। बातें मत करोगे, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि सारी चीजें बर्दाश्त है, लेकिन पढ़ाते हुए कोई भी बातें करे, आवाज करे, ये मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। नहीं समझ में आए, दरवाजा हमेशा आपके लिए क्या है, खुला है। ये बात जो मैं बोलता हूं, जो जल्दी जाएगा वो जल्दी, वो इस उम्र में इस एज में समझ में नहीं आती है, 2-3 साल बीतने के बाद समझ में आती है। ठीक है, तो अब हमारे पास डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आएंगे। क्या आएंगे, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आएंगे। 3 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम अल्कोहल में फेस करने वाले हैं। पहली कैटेगरी जो आएगी उनमें से मैक्सिमम के बारे में आप पहले से जानते हो, जैसे KMnO4, K2Cr2O7। RD सर इनके बारे में ढेर सारी बातें कर चुके होंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन फिजिकल का चैप्टर आएगा तो उसमें फिर से इन्हीं के बारे में बातें होंगी। तो लिखिए पहला पॉइंट ए,
या 1 लिख दीजिए। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स पहला हमारे सामने आएगा। पीछे वाला नोट किया था कि नहीं किया था? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स with strong oxidizing agent, with strong oxidizing agents, oxidation of alcohols with strong oxidizing agents। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें कौन आएगा, देखिए इसमें नंबर 1 पर हमारे सामने आता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये अकेला किसी काम का नहीं होता है। जो आपके K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, ये एसिडिक मीडियम में करते हैं, तो इनके साथ एसिड का होना बहुत जरूरी है। तो साथ में हो सकता है क्या लिख दे वो, डाइल्यूट H2SO4 या फिर H3O+ लिख दे या H+ लिख दे, सबका मतलब एक ही है, मतलब ये एसिडिक कंडीशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आएगा Na2Cr2O7, साथ में कौन रहेगा, डाइल्यूट H2SO4। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम काम करते हैं, केवल नंबर बढ़ रहे हैं, मामला दोनों का क्या रहेगा, सेम। अब तीसरा आपके सामने आएगा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 और साथ में कौन रहेगा, डाइल्यूट H2SO4। अभी बताऊंगा कि ये तीनों अभी तक मामला क्या है, सेम। इसमें भी बताओ Cr कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6, इसमें भी किस में है, +6, और इसमें भी किस में है, +6, है कि नहीं है? तो मेन काम यही है। डी ब्लॉक वाले ही जो आपके होते हैं ना, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें नंबर 4 पर, अब आएगा मेन रियल कल्प्रिट जो इनके अंदर होता है, क्रोमिक एसिड H2Cr O4। क्रोमिक एसिड ही है मेन जो इसमें इसमें और इसमें ऑक्सीडेशन का काम करता है। मेन कौन है, क्रोमिक एसिड। हम इनके थ्रू ऑक्सीडेशन को पढ़ते हैं, बट रियली जो ऑक्सीडेशन करता है वो कौन करता है, क्रोमिक एसिड। अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। तो अभी तक जो 4 लिखे हैं उन चारों में कोई फर्क, एग्जैक्टली सेम काम करते हैं। नंबर 5 हमारे सामने जो आने वाला है उसको आप पहले से ही जानते हैं, KMnO4। कौन आने वाला है, KMnO4। एसिडिक कंडीशन पर भी ऑक्सीडेशन करता है और बेसिक कंडीशन पर भी ऑक्सीडेशन करता है। KMnO4 बेसिक कंडीशन पर भी करेगा और एसिडिक कंडीशन पर भी करेगा। ये हमारे सामने है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये तब तक ऑक्सीडेशन करते हैं जब तक ऑक्सीडेशन हो सकता है। इनकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन को बीच में नहीं रोक सकते। मान लीजिए प्राइमरी अल्कोहल से क्या बना पहले, एल्डिहाइड, और आप चाहें कि एल्डिहाइड पर रिएक्शन रुक जाए, नहीं रोक सकते। ये घर तक छोड़ने वाले आपके रिएजेंट हैं, आखिरी तक ऑक्सीडाइज करके आएंगे, बीच में रिएक्शन नहीं रोक सकते। ये हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आगे बात समझ में, पहले इनको नोट डाउन कीजिए, फिर 1 2 3 के बारे में हम जानेंगे कि 1 2 3 जो लिखे हुए हैं वो इनडायरेक्टली आपको क्रोमिक एसिड ही दिया हुआ है। 1 2 3 जो आपने लिखा हुआ है उसमें इनडायरेक्टली आपको क्या दिया हुआ है, क्रोमिक एसिड। इन सभी में ही रिएक्शन के ड्यूरिंग क्रोमिक एसिड बनेगा जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा। निपटा दिया है क्या? देखिए, अगर आप CrO3 की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। अब H+ आप H2SO4 से भी ला सकते हैं। तो इन दोनों की रिएक्शन से पता है क्या बनकर आएगा आप लोगों के सामने, H2Cr O4। ये देख लीजिए, वाटर इसके अंदर अगर अपन जोड़ दें तो H2 एज इट इज रहा, Cr ऐसे रहा, तीनों ऑक्सीजन से कितने हो गए, क्रोमिक एसिड बन जाता है। और यही मेन है। तो आप सोच रहे हैं कि ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों क्या है, सेम। यही काम अगर अपन करें किसके साथ, Na2Cr2O7, किसके साथ रिएक्शन करवा दें इसकी, वाटर के साथ, कंडीशन कैसे रखें, एसिडिक, तो यहां पर भी क्या बनेगा, क्रोमिक एसिड। यही है मेन करने वाला। अगर आपने क्या लिया हुआ है, K2Cr2O7, K2Cr2O7 और साथ में वाटर, लेकिन कंडीशन कैसी होनी चाहिए, एसिडिक। तो यहां पर भी आपके सामने क्या बनेगा,
H2CrO4, सभी में क्या बन रहा है, क्रोमिक। अब आप समझो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेम है कि अलग अलग है, सेम। Cr6 प्लस एसिडिक कंडीशंस पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। जब तक किसी का ऑक्सीडेशन हो सकता है तब तक उसको ऑक्सीडाइज करेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम हो या KMnO4 हो, इनमें कोई फर्क नहीं होता। ये दोनों क्या काम करते हैं, सेम काम करते हैं। एल्किन्स के टाइम पर भी इनके बारे में बातें हो चुकी हैं, तो जल्दी से इसको निपटाएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी आ जाएंगे, जल्दी जल्दी निपटाएंगे। ये जब तक ऑक्सीडेशन हो सकता है तब तक ऑक्सीडेशन करेंगे। अगर आपका बना हुआ प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन हो सकता है तो आप उसको बीच में आइसोलेट नहीं कर पाओगे, उसको बाहर नहीं निकाल पाओगे। रिएक्शन बीच में रुकने वालों में से नहीं है। निपटा दिया है क्या? चलिए लिखिए CrO3 कॉमा CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, CrO3 कॉमा Na2Cr2O7, CrO3 कॉमा Na2Cr2O7 and K2Cr2O7 and K2Cr2O7 are strong and non-selective oxidants, are strong and non-selective oxidants used in aqueous acid, used in aqueous acid। इसका मतलब समझ में क्या कह रहे हैं कि CrO3 को अगर आपने डाइल्यूट एसिड में इस्तेमाल में लिया, या फिर आपने K2Cr2O7 को डाइल्यूट एसिड के इस्तेमाल में लिया, या Na2Cr2O7 को डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में इस्तेमाल में लिया, तो ये नॉन सेलेक्टिव होते हैं। स्ट्रॉन्ग है, नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव का मतलब सबका ऑक्सीडेशन करते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है वो इनसे नहीं बच सकता, उसको ये ऑक्सीडाइज करेंगे ही करेंगे, और आखिरी तक छोड़ के आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे CrO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4, CrO3 plus dilute H2SO4 is known as Jones reagent. CrO3 plus dilute H2SO4 is known as Jones reagent. इसको हम किस नाम से जानते हैं? जॉन्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। जीके टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभी हमसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्वेश्चन हमारे सामने किस प्रकार से आएंगे। मान लीजिए आपके सामने ये अल्कोहल दिया हुआ है। सबसे पहले बताइए ये अल्कोहल कैसा है? दिस इज ए प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपने इसके ऊपर कौन अप्लाई कर दिया है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रिएक्शन आखिरी तक जाएगी। आखिरी का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी द एंड प्रोडक्ट। अब जानते हैं प्राइमरी अल्कोहल पहले किस में ऑक्सीडाइज होते हैं? एल्डिहाइड। बट वी कांट स्टॉप द रिएक्शन एट द स्टेज ऑफ एल्डिहाइड। रोक नहीं पाएंगे हम, क्योंकि एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो अब आपके सामने लाइन आने वाली है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। आपको बताने हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले यहां पर लिया गया है Na2Cr2O7, साथ में लिया गया है H2O and H2SO4, मतलब वाटर अंडर एसिडिक कंडीशन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो रिएक्शन में लिया गया है K2Cr2O7, यहां पर लिया गया है H2O साथ में H2SO4। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहां पर हमारे सामने है CrO3, साथ में दिया हुआ है H2O and H2SO4, यानी कि H3O+ आपके सामने। फिर खुद वो आ गया जो सब में कन्वर्ट होने वाले हैं, सब इसके अंदर क्रोमिक एसिड। अभी तक बताओ जो रिएजेंट लिखे हैं उन सभी का मतलब सेम है कि अलग अलग है? एक ही तो बात है सब में। क्लियर? जो रटेगा उसको कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिसने चीजों को समझा उसको पता है कि डरा रहा है, बाकी मामला तो क्या है? सेम। फिर अगर अपन बात करें तो हमारे सामने आ रहा है कौन? KMnO4 अंडर एसिडिक कंडीशन। फिर आपके सामने कौन आएगा? KMnO4 अंडर बेसिक कंडीशंस।
तो KMnO4 चाहे एसिडिक कंडीशन पर हो चाहे बेसिक कंडीशन पर हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। बताओ इन सभी रिएक्शंस के प्रोडक्ट अलग अलग आएंगे कि सेम? सेम। प्राइमरी अल्कोहल जो है वो सेम कार्बन के किसके अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो एंड प्रोडक्ट आप लोगों के सामने यहां पर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आखिरी तक जाएगा। यू कांट स्टॉप द रिएक्शन एट द स्टेज ऑफ एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड ही यहां पर आपको एंड प्रोडक्ट मिलेगा। तो नंबर ऑफ रिएजेंट्स ज्यादा हैं लेकिन फंक्शन क्या है? सेम। तो रिएजेंट देखकर नहीं डरना है हमको। जो आपका संडे का छुट्टी रहेगा उसमें आप अल्कोहल चैप्टर को भी पढ़ सकते हो, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल जहां से शुरू हो, आप देखना कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको नहीं बताई गई हो। प्रिपरेशन भी पढ़ लेना बेटा, प्रिपरेशन भी कवर हो चुके हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से, तो प्रिपरेशन मेथड भी आपने एल्कीन में ऑलरेडी पढ़ दिए हैं, प्रिपरेशन भी आप पढ़ सकते हो। निपटा दिया है क्या? पक्का? चलिए, नहीं मुझे कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। रिएजेंट क्या है? सेम, बस इधर रिएक्टेंट बदल दिया है। सेकेंडरी अल्कोहल तुम्हें दोबारा से लिखना है। हाँ, सेकेंडरी अल्कोहल। बताओ सेकेंडरी अल्कोहल कहां तक ऑक्सीडाइज होते हैं? कीटोन तक, लेकिन लिखना तो दोबारा पड़ेगा। कीटोन्स फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते नॉर्मल कंडीशन पर। ये आपके सामने क्या रहेगा? प्रोडक्ट। प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक निपटाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन, टर्सरी अल्कोहल नो ऑक्सीडेशन। चाहे कोई सा भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों ना लें। पहली कैटेगरी के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साफ। मुझे नहीं लगता पहली कैटेगरी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको रही होंगी। यहां तक तो मामला एग्जैक्टली क्या है? सेम। वो तो लिखने का तरीका बदल रहा है बस। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इस्तेमाल में ले रहा हूं उनके बारे में आप पहले से जानते हैं। ओसी में भी हम इस्तेमाल में ले चुके हैं, आईओसी में भी आपके सामने इस्तेमाल में आ चुके होंगे। निपटा दिया है क्या? सेम रिएजेंट दोबारा लिखने हैं आपको। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और है जिसका नाम एनसीईआरटी ने यहां नहीं लिया, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स में बात करेगा। एनसीईआरटी का यही कमाल है, चीजों को अलग अलग जगह पर डिस्कस करता है। HNO3 आपने देखा था, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। बहुत बार रिंग का ऑक्सीडेशन किया है इसने। जब बेंजीन के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होता था, रिंग ऑक्सीडाइज कर देता था ये। याद आ रहा है ना? फिनॉल के केस में ऑक्सीडेशन किया इसने, एनिलीन के केस में ऑक्सीडेशन किया इसने। इसीलिए हम एनिलीन का नाइट्रेशन डायरेक्ट नहीं करवाते, पहले स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप को हम मॉडरेट एक्टिवेटिंग में कन्वर्ट करते थे। तो HNO3 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल में केवल किसको ऑक्सीडाइज करेगा? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कहां तक जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लीजिए, HNO3 के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इट ऑक्सीडाइजेज प्राइमरी अल्कोहल ओनली टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। निपटा दिया है क्या? दूसरे हमारे सामने आएंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मतलब
अगर आप बीच में ऑक्सीडेशन कहीं रोकना चाहते हो, पर्टिकुलरली ये इस्तेमाल में लिए जाते हैं प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में। मान लीजिए आप चाहते हैं प्राइमरी अल्कोहल कहां तक जाए, एल्डिहाइड तक, तो अभी तक जो आपने इस्तेमाल में लिए हैं इनमें से कोई काम का नहीं। ये सारे कहां तक छोड़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड तक। अगर आप रिएक्शन को एल्डिहाइड के स्टेज पर रोकना चाहते हैं तो रिएक्शन को रोका जा सकता है, बट उस कंडीशन में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चेंज करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट सेकंड हमारे सामने रहने वाले हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, oxidation of alcohols with mild oxidizing agents, with mild oxidizing agents। इसमें हमारे सामने आएंगे तीन। कितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे, तीन। उसको भी बहुत आसानी से हम ध्यान रख सकते हैं, बस आपके थोड़े से बेसिक्स क्या होने चाहिए, क्लियर। देखिए, अगर रिएक्शन में क्रोमिक एसिड बना तो भाई साहब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड पर जाएंगे फिर कहां चले जाएंगे वो, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्रोमिक एसिड बनते ही पूरा मामला निपटेगा, यानी कि CrO3 के साथ आपको वाटर नहीं लेना है। अगर CrO3 के साथ वाटर लिया तो पूरा रायता फैलेगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप CrO3 को अनहाइड्रस कंडीशन पर इस्तेमाल में लेते हैं, किस पर, अनहाइड्रस कंडीशन पर इस्तेमाल में लेते हैं, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। यानी कि अगर CrO3 के साथ आपने क्या नहीं लिया, वाटर, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। जैसे पहला इसमें हमारे सामने ऑप्शन रहता है कि CrO3 प्लस एसीटोन। एसीटोन में हम इसको इस्तेमाल में लेंगे, किसमें, एसीटोन। तो आप समझिए CrO3 प्लस एसीटोन, वाटर हमने नहीं लिया। तो इसी को ही एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, अंडर अनहाइड्रस CrO3 अंडर अनहाइड्रस कंडीशंस। इसी लाइन को एनसीईआरटी ने लिखा है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि अभी आप एनसीईआरटी को उतना सीरियसली नहीं पढ़ते। मैं पढ़ाने का तरीका भी यहाँ थोड़ा क्या है, अलग होता है, बहुत अलग होता है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बात है उसको कितना भी जोर लगा के आप मास्टर पढ़ा दे, बच्चे को अभी उसकी इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अभी जो सिलेक्शन का जो डर है ना वो नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है वो आपके अंदर नहीं। यही बात है जब प्रो में जाके बताई जाएंगी, प्रो 2.0 में जब जाऊंगा तो बच्चा एक एक पॉइंट को जबरदस्त तरीके से पढ़ेगा। एनसीईआरटी साथ लेके बैठा होता है, किसने लाइन बोली है, कहां पर लिखी है एनसीईआरटी ने, उनको इंपॉर्टेंट समझ में आती है। प्लस टू वाले बच्चों को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में, उनको लगता है कि मेरा तो हो ही, मेरा सिलेक्शन रुकेगा क्या, मैं तो इससे पढ़ रहा हूं, मैं तो उससे भी पढ़ रहा हूं। नीट वाले को कोई फर्क, तो किससे पढ़ना, क्वेश्चंस होने चाहिए, और वो इतनी आसानी से होंगे नहीं। तो अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में एनसीईआरटी CrO3 is used under anhydrous conditions। इसको वाटर देना, अगर वाटर दिया रिएक्शन नहीं होगी, तो हम इसको लिखेंगे आगे। दूसरा हमारे सामने बहुत ही फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसकी शॉर्ट फॉर्म Cl2, बहुत चर्चित है। ये पीसीसी क्या है सर, ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन इस्तेमाल में लिया गया है। देखिए पीसीसी का मतलब क्या होता है, हम पायरिडीन का इस्तेमाल करेंगे, साथ में क्या लेंगे, HCl, और कौन रहेगा, CrO3। अब देखिए ये होता है आपका पीसीसी। बताइए CrO3 के साथ क्या हमने वाटर का इस्तेमाल किया, नहीं किया। वाटर मत लेना, बस पूरा मामला निपट जाएगा। अब जानते हैं पायरिडीन क्या होता है, बेस, और यहाँ पर HCl में ये H प्लस और Cl माइनस है। तो अगर इनके बीच में रिएक्शन हमने करवा दी तो ये इस प्रकार से आप लोगों के सामने बन सकता है। बताइए नाइट्रोजन पर H प्लस जाकर जुड़ेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और Cl माइनस वहां क्रोमियम पर जाकर जुड़ जाए तो बताइए कितने ऑक्सीजन लगे हुए थे, 3, अभी भी कितने लगे होंगे, 3, बट ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अगर जब आप इसका नाम लिखेंगे तो अब ये पायरिडीन है या पायरिडीनियम हो गया है। NH4 को क्या बोलते हो, अमोनियम। तो ये क्या बन गया है, पायरिडीन से पायरिडीनियम। तो इसकी फुल फॉर्म बता सकते हो क्या रहेगा,
पायरिडीनियम। उसके बाद अगर अपन बात करें, बताइए कौन है यहाँ पर, क्लोरीन, तो ये रहेगा पायरिडीनियम क्लोरो, और उसको क्या बोलते हो, क्रोमेट, तो ये रहेगा पायरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। तो यहां से नाम आपके सामने निकल कर आया PCC, ये रहेगा। तो कई बार तो PCC वर्डिंग में लिखेगा, कई बार ये वाली स्ट्रक्चर बनाकर देगा, और कई बार ये वाली स्ट्रक्चर भी बनाकर दे सकता है। इसको एक साथ भी लिख सकता है CrO3Cl माइनस। क्लियर। तो ये जो होते हैं ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। कैसे काम करेंगे वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे सामने थर्ड जो आने वाला है वो रहेगा PDC। क्या रहेगा, PDC। हालांकि इसके रिगार्डिंग एनसीईआरटी ने कोई बातें नहीं की है। PDC इन CH2Cl2, मतलब एसिडिक कंडीशन इसको नहीं देना। अब इसकी अगर अपन बात करना चाहें तो मुझे एक बार स्ट्रक्चर बना के बताओ। अगर आपसे पूछा जाए Na2Cr2O7 की स्ट्रक्चर बताओ, क्या बताओ? बहुत भारी काम दे दिया, तो बनाओ फिर। ये गलत है सर, क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते आप हमसे, बस पढ़ाते चले जाओ, समझे ना समझे वो हमारी मर्जी है। हमको समझ में नहीं आता तो हम आपको कुछ नहीं कहते। इसी प्रकार से अगर हम गलत जवाब दें तो आप भी हमें कुछ नहीं कहेंगे। स्ट्रक्चर बनाओ एक बार। तुमने Na को बीच में रख दिया है देव जी, कितने Na लाओगे? सोडियम पोटेशियम आपके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। अगर तुमने इसकी स्ट्रक्चर गलत बनाई तो अब आरडी सर डिस्प्रेशन में आ जाएंगे, बहुत डिस्प्रेशन हो जाएगा उनको। पता नहीं क्या क्या बना दी है, मैं नीचे जाके देखने लगा तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी। देखिए Na+ होता है, अब सबका सही है, इसमें कोई डाउट? मैंने जिनका नहीं देखा स्ट्रक्चर उन सबका सही है, ये आपके सामने रहता है। इसका नाम बताइए क्या रहेगा, क्या है उसका नाम, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम डाइक्रोमेट। अगर मैं सोडियम की जगह पायरिडीनियम लगा दूं तो केटाइन, तो क्या बोलोगे उसको, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। अगर बस इतना सा चेंज करूं, इसका मैं केटाइनिक पार्ट बदल दूं, यहां पर ये लगा दूं, ये क्या है, पायरिडीनियम, बाकी मामला क्या रहे, सेम। तो इसी को ही शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है PDC। डरने की जरूरत नहीं है। ये कैसे बना वो सब आपसे कभी पूछा ही नहीं जाएगा। उन चीजों को लेकर परेशान ना हो जो आपसे कभी पूछते ही नहीं है। आपको बस फुल फॉर्म दिमाग में रह जाए। तो उसका नाम आपने बताया सोडियम डाइक्रोमेट, तो इसका नाम क्या रहेगा, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। फुल फॉर्म आपके सामने आ गई। पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, PDC। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। XT क्या, ये ऑनलाइन वाले तुम क्या क्या लिखते रहते हो, डीप मतलब, तो तू देख क्यों रहा है कमेंट? डीप मतलब गहरी बात हो गई है क्या? अच्छा, थोड़ा हंस रहे थे, चलिए। कहीं पर भी देखो, सब में आपके सामने क्रोमियम+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन कहीं पर भी हमने उसको वाटर नहीं दिया, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अनहाइड्रस कंडीशन। जब हम ऐसा करेंगे तो आपका प्राइमरी अल्कोहल केवल कहां तक जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल आपका एल्डिहाइड तक जाएगा, उससे आगे वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। एक बार ऑक्सीडेशन करेंगे, तो पर्टिकुलरली इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का हम ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल के लिए करते हैं। मान लीजिए आपको प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, तो इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बता दिया है क्या? अब तो निपटा दिया होगा। आज आज में कोई उम्मीद?
अगले साल तो मिलेंगे ही अपन, उसमें तो कोई डाउट ही। निपटा दिया है क्या भाई? जल्दी से निपटाएंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने मॉड्यूल्स निपटा दिया हो तो फिर ईएलपी डिस्ट्रीब्यूट करवा दें। काफी दिन की छुट्टी भी आ गई है, जिनको करना था वो तो कर चुके हैं सब, जिनको नहीं करना उनका कोई मतलब, वो तो अगले साल भी नहीं करेंगे, उनका तय है। उनको लगता है केवल नोटबुक पढ़ने से ही काम हो जाएगा। कुछ नोटबुक के भरोसे रहेंगे, कुछ टीचर्स के भरोसे रहेंगे, वो समय के साथ समझ में आएगा। निपटा दिया है क्या? चलिए, इसकी फुल फॉर्म याद करने में कोई दिक्कत? पूरा बता दिया तरीके से मैंने। पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, जैसे आप सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही आप लोगों के सामने ये है पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। ऐसे भी लिखेगा, ऐसे भी लिखेगा, शॉर्ट फॉर्म भी इस्तेमाल मिलेगा, वो क्वेश्चंस में आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए, जब आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्राइमरी अल्कोहल का कहां तक ऑक्सीडेशन होने वाला है? एल्डिहाइड तक। आप रिएक्शन को एट द स्टेज ऑफ एल्डिहाइड रोक सकते हैं। मान लीजिए ये आपके सामने दिया हुआ है, कौन सा अल्कोहल है ये? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल पर अगर आप डालते हैं क्या? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एमओ का मतलब क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिएक्शन विल स्टॉप एट द स्टेज ऑफ एल्डिहाइड। आप एल्डिहाइड की स्टेज पर रोक सकते हैं, बट क्या आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की केस में यहां पर रिएक्शन रोक पाते? नहीं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के केस में आप जानते हैं जब तक ऑक्सीडेशन हो सकता है तब तक करेंगे, और यहां पर आपके पास H है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता था, लेकिन यहां पर रिएक्शन यही रुक जाएगी। क्यों, क्या, वो सबके कारण है, लेकिन जानने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए सेकेंडरी अल्कोहल होता, कौन सा होता? सेकेंडरी अल्कोहल होता, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता, लेकिन कहां तक? कीटोन तक। तो आप जानते हैं कीटोन से आगे तो स्ट्रॉन्ग भी कुछ नहीं कर पाए थे, तो यहां से एच हटाएंगे और क्या बन जाएगा आपके सामने? कीटोन। कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या माइल्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके सामने चला जाएगा किसके अंदर? कीटोन के अंदर। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है क्या? 3 डिग्री का किसी में भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि उसमें यहां पर एच ही नहीं है। तो अल्फा पर एच होगा तभी आपका जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो पाएगा। अब आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं। रिएक्शन करवाई गई है पीसीसी CH2Cl2, जो कि सॉल्वेंट है, मतलब नॉन एसिडिक सॉल्वेंट लिया है हमने। रिएक्शन करवाई जा रही है PDC CH2Cl2। रिएक्शन अगर अपन बात करवाएं तो करवाई जा रही है CrO3, साथ में कौन लिया गया है? एसीटोन। वाटर मत ले लेना भाई, पूरा रायता फैल जाएगा नहीं तो। PCC, PDC और CrO3 प्लस एसीटोन। वो धीरे से आवाज करता, वो सुन जाती है। मेरी आवाज को छोड़ के सारी आवाज सुनती है तुमको। मतलब इग्नोरेंस की भी हद होती है। मास्ट को इतना इग्नोर करने वाले बच्चे मैंने पहली बार देखे। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप लोगों का जो डाइट टाइम रहेगा वो 6 से 6:40 डाउट टाइम। 6 से, हाँ, डाइट टाइम 6 से 6:40 का रहेगा। ऐसा नहीं, आप क्लास के बाद भी डाउट पूछ सकते हैं, बट वो मॉर्निंग वालों के लिए रखा गया है ताकि एक बार उनको आना पड़े। आपके लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल, जाते हुए पूछ सकते हैं, लेकिन आप में इतनी रुकने की हिम्मत नहीं होती है, मैथ्स की तरफ दौड़ते हैं।
तू तो चप्पल भी बीच में निकाल जाते हैं कि खाना खा के बाद में ही पहनूंगा आके, अभी हिम्मत नहीं है, निकल गया तो निकल गया। बताइए सभी कंडीशंस पर प्रोडक्ट सेम बनेगा कि अलग अलग? कैसा अल्कोहल है आपका? प्राइमरी अल्कोहल। कहां तक जाएगा ये? एल्डिहाइड तक। फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पूछेगा कि बताओ यहां से यहां जाना है, कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल में लें? तो इनमें से तीनों में से कोई सा भी इस्तेमाल में ले सकते हो। नेक्स्ट कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। पता है सेकेंडरी अल्कोहल को फर्क नहीं पड़ता कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग, क्योंकि प्रोडक्ट तो क्या बनेगा? सेम। कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है। बताइए जो अल्कोहल आपने इस्तेमाल में लिया है वो कौन सा अल्कोहल है? यहां पर प्राइमरी अल्कोहल आप लोगों के सामने। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड। क्लियर? डबल बॉन्ड भी आपका क्या रहेगा? सेफ। पीसीसी आपके डबल बॉन्ड पर कोई फर्क नहीं डालता, सेफ रहेगा डबल बॉन्ड भी। केवल प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा, और वो किस में करेगा? एल्डिहाइड। तो यहां पर जो प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनकर आएगा वो ये रहेगा, प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड। निपटा दिया है क्या? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, एक से दो बार पढ़ोगे तो सारी मेमोरी में सेट हो जाएंगी। अल्टीमेटली याद करने की बातें हैं, इनमें समझने का बहुत ज्यादा नहीं। नेक्स्ट और लास्ट हमारे सामने रहेगा, मेटल्स भी कुछ ऑक्सीडेशन कर देती हैं। कॉपर और एजी। कॉपर का इस्तेमाल इसी चैप्टर में किया गया है, एजी का इस्तेमाल एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में इस्तेमाल में लिया गया है। क्योंकि यहां पर जो आप रिएक्शन से क्या बना रहे हैं? कीटोन। क्या बना रहे हैं? एल्डिहाइड। तो ये अल्कोहल की तो हो गई केमिकल रिएक्शन, और एल्डिहाइड कीटोन का हो गया प्रिपरेशन मेथड। तो एक रिएक्शन दो से तीन बार आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे ना, तो वो सारी रिएक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए नेक्स्ट और लास्ट नंबर थर्ड हमारे सामने रहेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स विद कॉपर ऑब्लिक एजी। मेटल्स भी इनको निपटा देती हैं भाई। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स विद कॉपर एंड एजी, इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हम उसी तरीके से चलेंगे, कोई नई बात आपको सीखने की जरूरत यहां पर नहीं है। मान लीजिए आपके सामने जो अल्कोहल है वो कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी। तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक लेकर जाएंगे। ये आपके सामने है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है? अगर आप इसको हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में? एजी की प्रेजेंस में, या फिर कॉपर की प्रेजेंस में हीट करोगे तो यही मामला होगा। यहां से हटेगा एच एच, बताइए क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। कहां तक चले गए हम? एल्डिहाइड। बस इससे आगे रिएक्शन नहीं जाएगी। ये बिल्कुल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करते हैं, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाए। ओवरऑल आपने यहां से किसको हटाया है? हाइड्रोजन। तो ये एक प्रकार की डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। किसी का हटना मतलब डिलीट होना। तो कौन हट रहा है? हाइड्रोजन। तो डीहाइड्रोजिनेशन का एग्जांपल है ये रिएक्शन। अगर आपके सामने सेकेंडरी अल्कोहल होता, कौन सा अल्कोहल होता? सेकेंडरी। तो आप जानते हैं सेकेंडरी अल्कोहल में तो अल्फा कार्बन पर एच होता है कि नहीं होता है? अगर अल्फा कार्बन पर एच है तो ऑक्सीडेशन होता रहेगा। अगर अल्फा कार्बन पर एच नहीं है तो फिर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहां पर कई बार टेम्परेचर भी मेंशन कर देता है 573 केल्विन। इसको भी अगर आप हीट करोगे कॉपर या एजी की प्रेजेंस में, टेम्परेचर रखोगे 573 केल्विन, तो यहां अल्फा से क्या हटेगा? एच। ऑक्सीजन से भी क्या हटेगा? एच। और कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। बताइए क्या बनेगा? कीटोन। एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसा आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता था। सेकेंडरी अल्कोहल में तो कुछ भी ले लो, कीटोन से आगे आप जा ही नहीं सकते। प्राइमरी में सिचुएशन हो सकती थी, और यहां पर एल्डिहाइड पर ही रुकोगे। तो एल्डिहाइड पर रुकने के दो ऑप्शन आपके पास आ गए हैं। कितने ऑप्शन आ गए हैं? दो। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर मेटल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। पक्का? चलिए स्टार लगाकर लिखेंगे इसमें।
About two reactions are example of about two reactions are example of about two reactions are example of dehydrogenation. About two reactions are example of dehydrogenation. About two reaction are example of dehydrogenation. डी का मतलब डिलीट कर दे, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन, तो केवल हाइड्रोजन ही तो हमने हटाए। अब आप सोचिए अगर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा कार्बन के ऊपर एच होगा क्या? नहीं। तो अगर आप ऑक्सीडेशन नहीं कर पा रहे लेकिन आप हीट कर रहे हो तो अल्कोहल को हीट करने पर वो क्या हो जाते हैं? डिहाइड्रेट। क्या हो जाते हैं? डिहाइड्रेट। अगर आपने यहां पर गलती से कौन सा अल्कोहल ले लिया है? 3 डिग्री अल्कोहल आपने ले लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये कौन सा अल्कोहल है? 3 डिग्री। अगर आपने इनको हीट किया है, चाहे एजी की प्रेजेंस में हीट करो या कॉपर की प्रेजेंस में, टेम्परेचर 573 केल्विन के आसपास रहेगा, तो देखो अल्फा कार्बन के ऊपर कोई एच नहीं है, तो ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकता अल्कोहल का। लेकिन इतने हाई टेम्परेचर पर अल्कोहल क्या हो जाते हैं? डिहाइड्रेट। जैसे एसिड में भी जब आप करवा रहे थे तो हाई टेम्परेचर ले रहे थे, तो अल्फा से कौन हट जाएगा? OH, और बीटा से कौन हट जाएगा? H। और यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? डबल बॉन्ड की। यानी कि क्या बनकर आ जाएगा आपके सामने? एल्कीन। लीजिए, ये था पूरा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब आपको अल्कोहल चैप्टर पढ़ने में एनसीईआरटी में कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी, बिल्कुल लाइन टू लाइन आप अल्कोहल के रिएक्शन शुरू करेंगे। इवन आप प्रिपरेशन मेथड भी पढ़ेंगे तो भी वो सारी रिएक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ोगे तो उसकी लाइनों का मतलब भी समझ में आएगा कि ये लाइन जो है सर ने बताई थी कि इसका मतलब क्या है, क्या कहना ये हमसे चाहता है। एक दो क्वेश्चन इस पर निपटाएं। इधर क्या चल रहा है? तेरा फोग में बनाऊंगा। धीरे धीरे ऐसे जा रहे हैं, कुछ मुंह पे हाथ लगा के हंस रहे हैं। तुमको क्या लगता है कि मानस जो मास्टर है वो इंसान ही नहीं है? तुम ऐसा कुछ करोगे उसको कुछ पता नहीं। 99% केसेस में हम इग्नोर करते हैं। आपकी हर एक्टिविटी पर हमारा ध्यान जाता है लेकिन क्या किया जाता है? इग्नोर। जो बीच में से धीरे धीरे जो आवाजें निकालते रहते हैं वो भी सुनती है हमको। ऐसा नहीं कि मेरे को अलग से सुनते, हर टीचर को सुनते, बट वो चाहते हैं कि डिस्टरबेंस ना हो। अपन खुशियां मनाते रहते हैं कि देखो हमारे पास तो अद्भुत टैलेंट है। 99% लोगों के पास ये टैलेंट है। टैलेंट है तो नीट को क्रैक करने वाला लेके आओ, जो मात्र 2% लोगों के पास होता है। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? प्राइमरी अल्कोहल है, कॉपर की प्रेजेंस में या एजी की प्रेजेंस में हीट करोगे तो रिएक्शन कहां रुक जानी चाहिए? एल्डिहाइड। बताओ सेकेंडरी अल्कोहल में कहां रुक जाएगी? कीटोन। तो यहां पर हमारे सामने कीटोन बनेगा। 3 डिग्री अल्कोहल के केस में ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ये आपके अल्फा कार्बन से तो क्या हटा दोगे? OH। और इनमें से किसी से भी क्या हटा दो? H। मतलब क्या बनाएगी? एल्कीन। दैट्स इट। ये हमारे सामने था चैप्टर अल्कोहल, पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ठीक है, नेक्स्ट पेज से हेडिंग लगाएंगे ईथर्स।
नहीं 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 छोड़ना पेज। अल्कोहल फिनोल ईथर के बाद छोड़ेंगे एक पेज, ताकि कोई अच्छा क्वेश्चन लिखे। तो अभी तो ये एनसीईआरटी में तो कितना चैप्टर है, एक। अल्कोहल फिनोल ईथर पूरा एक ही है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया है, डिवाइड। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, ईथर्स। नेक्स्ट हमारे सामने जो चैप्टर रहेगा उसका नाम है ईथर्स। ये भी टाइम टेकिंग नहीं है, कल ईथर्स भी खत्म और उससे अगले में फिनोल भी खत्म। तो अब अपन भी एकदम समेटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आने की कोई गारंटी, लेकिन सिमट रहा है। देखिए, ईथर्स के फंक्शनल ग्रुप के बारे में जान लीजिए। जब ऑक्सीजन दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप से घिरा होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ईथर। अगर ये दोनों सेम है तो इसको बेटा हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। अगर ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, तो हम इसी को क्या बोल देंगे, अनसिमेट्रिकल। ये हमारे सामने रहेगा अनसिमेट्रिकल। क्लियर। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में हो गया, ईथर के बारे में हमने बता दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ये आपके सामने क्या है, वाटर। इसे हम बोलते हैं वाटर। वाटर से एक एच हटा दो और क्या लगा दो, आर, तो ये क्या बन जाता है, अल्कोहल। वैसे भी वाटर और अल्कोहल का एक दूसरे के साथ रहता है। हाँ, और दूसरा एच भी, ये तो तेरे को बहुत समझ में आ गया। और दूसरा एच भी हटा दिया तो क्या बन जाएगा, ईथर। तो ये वाटर है, ये अल्कोहल है, और ये आपके सामने क्या है, ईथर। अब हम इसकी प्रिपरेशन मेथड भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड। नॉर्मली हम प्रिपरेशन मेथड्स को नहीं पढ़ रहे थे, कारण क्योंकि या तो वो रिएक्शंस पहले हम पढ़ चुके हैं कहीं पर, या फिर जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं प्रिपरेशन में वो हमने अभी तक पढ़ी नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर हम सारी बातें कर सकते हैं। दो प्रिपरेशन मेथड एनसीईआरटी ने दिए हैं, दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें से एक तो नेम रिएक्शन भी आएगी। क्या आएगी, नेम रिएक्शन। आप अल्कोहल, वाटर, ईथर का बॉन्ड एंगल जरूर कंपेयर करें, और मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि इनके बॉन्ड एंगल पर आरडी सर ने 101% बात की होगी कि वाटर से ज्यादा बॉन्ड एंगल अल्कोहल में होता है, अल्कोहल से ज्यादा ईथर। अल्काइल ग्रुप की बिल्किनेस बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो जैसे आप पढ़ोगे तो सारी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पर दी हुई है। अब आते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर्स। पहला हमारे सामने रहेगा प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ईथर्स। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ईथर्स। ईथर्स की केमिकल रिएक्शन मात्र कितनी दी है, एक, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 या SN2। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, लेकिन ये जब हेडिंग लगती है NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उस भारी हेडिंग के नीचे छुप जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। नीट 2023 केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर में से ईथर क्लीवेज का मणिपुर वाले में क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन तो इन्हीं से आते हैं। इसमें सबसे पहला रहेगा हमारे सामने, लिखिए पहला, बाय इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। बाय इंटरमोलिकुलर, बाय इंटरमोलिकुलर dehydration of alcohols. By intermolecular dehydration of alcohols. इंटरमोलिकुलर का मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल से वाटर निकलेगा। इंट्रामोलिकुलर का मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल से ही वाटर निकलेगा। क्लियर। इसमें जो रिएक्शन अब आने वाली है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। मुझे थोड़ा सा रिकॉल करवाओ, मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 और SN2 में एक फैक्टर हमेशा लिखवाया है, टेम्परेचर। Substitution reactions are carried out at low temperature and elimination reactions are carried out at, ठीक है। अब अगर किसी रिएक्शन में आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सब्स्टिट्यूशन की बजाय वहां एलिमिनेशन मेजर बनने लग जाता है, और कहीं पर रिएक्शन में टेम्परेचर आप लो कर देते हैं तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन होने लगता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं, बट एलिमिनेशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती हैं। दैट्स व्हाई वी कैरी आउट दीज रिएक्शंस एट हाई टेम्परेचर। सबसे पहले जो हमारे सामने आने वाला है इसमें, यहां पर ये फेमस एग्जांपल है और ये फिक्स है। अगर आपके सामने इथेनॉल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एथेनॉल। क्लियर।
और अगर आप इथेनॉल की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, दोनों ही कंडीशन पर कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने इस्तेमाल में लिया है, दोनों में ध्यान से सुनना। इसमें जो कंडीशन हमने रखी है वो रखी है 413 केल्विन। क्या रखा है, 413 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में तुरंत कन्वर्ट करो, कर दिया है 2। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या कमाल कर दिए हो। कल का होमवर्क यही है, 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, तो इसको आपको कन्वर्ट करके लाना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। क्या खूबसूरत क्वेश्चन बना है। फिजिक्स वाले कैसे फिजिक्स पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो फिजिकल का मास्टर आएगा वो तो सर फोड़ लेगा अपना। कितना रहेगा, 140 डिग्री सेल्सियस। यहां कंडीशन रहेगा 443 केल्विन। बताओ ये कितना है। इसमें भी भाई साहब कुछ जीरो से कैलकुलेट कर रहे हैं। अबे इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 30 का। इसको भी दोबारा से निकालेंगे, 170 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए इन दोनों कंडीशंस में कौन सा टेम्परेचर हाई है और कौन सा टेम्परेचर लो है। ये लो टेम्परेचर और ये हाई टेम्परेचर। अब कौन सा लो कौन सा हाई, इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ एल्कोहल। ये कंडीशन केवल और केवल किसके लिए है, इथेनॉल के लिए, प्राइमरी के भी नहीं, केवल और केवल इथेनॉल। बहुत सारे लोग इसी कंडीशन पर बाकी सभी अल्कोहल पर अप्लाई कर करके क्वेश्चन बनाते हैं कि मैंने क्वेश्चन बनाया। तूने क्वेश्चन बनाया मतलब तूने सोचा, ये तेरी ये केमिस्ट्री है, तुम्हारे सोचने से नहीं चलेगा। तो ये कंडीशन केवल इथेनॉल के लिए है, ये दूसरे पर नहीं लगेगा। क्या पता दूसरे में ये वाला जो काम 443 पर हो रहा है वो काम 413 पर ही हो जाए। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पर यहां पर बनेगा सब्स्टिट्यूशन, और क्या बनकर आएगा, ईथर। क्या बनकर आएगा, ईथर। मैं आपको समझाऊंगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और कहां से गई है, SN2 से। और यहां पर होगा एलिमिनेशन, यहां पर क्या बनेगा आपके सामने, एल्कीन। तो तुम्हारा ध्यान उधर था। चलिए सारी बातें बता दी जाएंगी आपको पहले। हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर 413 पर क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन, और 443 पर क्या हुआ है, एलिमिनेशन। ये तो समझ में आ गया होगा, OH2 प्लस लिविंग ग्रुप बना, केटायन बनाया, छठा डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन सर ऊपर वाला समझ में, लेकिन ऊपर वाले में देखो बना क्या है, ईथर। और यही तो आपने लिखा है, बाई इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। दोनों में ही डिहाइड्रेशन होगा। यहां जो डिहाइड्रेशन हो रहा है वो इंट्रामोलिकुलर है, और वहां पर जो डिहाइड्रेशन होगा वो इंटरमोलिकुलर है। ध्यान रखना, क्लियर। तो पहले इस कंडीशन को नोट डाउन करो, ऊपर वाला प्रोडक्ट कैसे बना उसको हम समझेंगे। ध्यान रखना, यहां पर 413 केल्विन पर यह मेजर बताना है और 443 केल्विन पर ये मेजर बताना है। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मतलब एक्सरसाइज थ्योरी में समझा उसने, और ये फिक्स है। जब भी आता है इथेनॉल ही आएगा। आपके दिमाग में आ गया कि सर सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल आ गया तो मैं क्या करूंगा, नहीं, यही, इसके अलावा कभी पूछा भी नहीं है। क्योंकि ये जो कंडीशन है ना टेम्परेचर वाली, ये हर अल्कोहल के लिए अलग अलग होती है, और हमारे में केवल और केवल किसका दिया है, इथेनॉल। तो हमें ध्यान रखना है 413 पर सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट देंगे और 443 पर एलिमिनेशन का प्रोडक्ट देंगे। और यहां से क्लियर हो रहा है वास्तव में ही कि लो टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल होता है और हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन। अब ये लो और हाई की रेंज अल्कोहल टू अल्कोहल वेरी करती है। ठीक है,
उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि कैसे बना होगा। मात्र 2 कोडी का है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। इसमें अल्कोहल ही आपका न्यूक्लियोफाइल रहेगा और अल्कोहल ही आपका इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। निपटा दिया है। चलिए हम मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी ने पूरा मैकेनिज्म लिखा हुआ है भाई, बातें नहीं। ये हमारे सामने दिया हुआ है अल्कोहल। बताइए इस्तेमाल में आपने क्या लिया हुआ है, H2SO, जिसका काम होता है आपको क्या देना, H+। अगर H+ आया है तो H+ का काम क्या रहेगा, प्रोटोनेशन। तो ये बोल देगा इसको गिव मी योर लोन पेयर। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2+। OH2+ आपका लिविंग ग्रुप है। अब आगे सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर रिएक्शन कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। अगर हम लो टेम्परेचर लेकर चल रहे हैं, पर्टिकुलरली इथेनॉल में 413 या 140 डिग्री सेल्सियस, तो यहां हमें सब्स्टिट्यूशन करवाना है। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, देखिए हम H+ को यहां कैटालिस्ट के तौर पर लेते हैं, और कैटालिस्ट बाल्टी भर के लेने की जरूरत, क्योंकि कैटालिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, तो उसको बाल्टी भर के लेने की जरूरत नहीं है, कैटालिटिक अमाउंट में लिया जाएगा। तो क्या जितना भी अल्कोहल होगा सबका प्रोटोनेशन हो जाएगा, नहीं, कुछ ही मॉलिक्यूल्स का प्रोटोनेशन हो पाएगा। तो अभी जो आपका रिएक्टेंट है उसमें अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल है। ये कैसा अल्कोहल है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो जो अल्कोहल बचा हुआ है जो कैसा रहेगा, अनप्रोटोनेटेड, वो इसी के ऊपर क्या करेगा, अटैक। आप बताइए क्या हम इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल सकते हैं SN1 से? अरे OH2+ के बारे में बताओ, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री और मोर स्टेबल केटायन तो खुद ही हट जाएगा। अगर प्राइमरी कार्बोकेटायन है तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एंड न्यूक्लियोफाइल भी कौन है, अल्कोहल। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा, खटैक। बताइए क्या इस रिएक्शन के दौरान वाटर बाहर निकला है, क्या इस रिएक्शन के दौरान वाटर बाहर निकला है, यस। सो रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। आप जानते हैं जब भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा H+ को बाहर कर देगा, तो यहां से H+ रिलीज हो जाएगा। या फिर जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर से अटैक करता है, किससे अटैक करता है, लोन पेयर से अटैक करता है, तो हम H+ हटा देते हैं, सीधा यही जोड़ते कि नहीं जोड़ते। ये बीच वाला स्टेप तो हमने ये दिखाने के लिए किया है कि H+ आपका वापस आ गया है, मतलब एसिड इज जस्ट एक्टिंग एज ए कैटालिस्ट। तो ये रिएक्शन भी डिहाइड्रेशन का एग्जांपल है, यहां भी वाटर निकल रहा है। जो दूसरे वाला है वो भी आपका डिहाइड्रेशन का ही एग्जांपल है, लेकिन इसमें इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन हुआ है। ये जब आप H+ के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, टेम्परेचर कितना ले रहे हो, 443 केल्विन, तो यहां पर भी डिहाइड्रेशन हुआ है, बट ये डिहाइड्रेशन कैसा है, इंट्रा, सिंगल मॉलिक्यूल से बाहर आ रहा है। क्लियर। तो यहां पर जो आपका डिहाइड्रेशन होता है ये भी डिहाइड्रेशन है, ऊपर वाला भी क्या है, डिहाइड्रेशन। कुछ लोगों के दिमाग में तो ये फिक्स हो जाता है कि डिहाइड्रेशन केवल एलिमिनेशन में ही होता है, ये तो बेवकूफी है। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, सब्स्टिट्यूशन में भी हो सकता है और एलिमिनेशन में भी हो सकता है। तो नीचे वाला तो अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं, फर्क केवल किसका है, रिएक्शन कंडीशन का। तो इथेनॉल में याद रखना 413 केल्विन के ऊपर तो आपको करवाना है सब्स्टिट्यूशन, और 443 केल्विन पर आपको करवाना है एलिमिनेशन। निपटा दिया है। ये फिक्स क्वेश्चन है, आता रहेगा बिल्कुल, कम से कम एक बार जरूर पूछा जाएगा जब आपके मेजर्स होंगे, एटलीस्ट सिंगल टाइम ये जरूर रिपीट होगा। डिग्री सेल्सियस में भी कंडीशंस याद रखना, और अगर अपन बात करना चाहें केल्विन में भी कंडीशन याद रखना। तो बताइए क्या ईथर हमारे सामने बनकर आ गया, यस। लेकिन ये जो प्रिपरेशन मेथड है ना, ये प्राइमरी अल्कोहल के केस में ही सक्सेसफुल है, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के केस में सक्सेसफुल, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल बहुत कम टेम्परेचर पर ही क्या करने लगते हैं, एलिमिनेशन। प्राइमरी के केस में तो कार्बोकेटाइन अनस्टेबल बनता है, इसलिए आपका थोड़ा सा टेम्परेचर पर एलिमिनेशन नहीं होता है। हर अल्कोहल के लिए टेम्परेचर कंडीशन क्या रहेगी, अलग अलग। एलिमिनेशन के लिए प्राइमरी अल्कोहल को हीट सबसे ज्यादा चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल को थोड़ा सा कम, और टर्सरी अल्कोहल को और भी कम। तो अब आप सोचिए अगर हम यहाँ सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल ले रहे होते तो बहुत आसानी से यहाँ पर क्या हो गया होता, एलिमिनेशन। लेकिन फिर भी अगर हमें सब्स्टिट्यूशन होता हुआ देखना होता यहाँ पर,
तो बताइए सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में सब्स्टिट्यूशन कहां से जाता है? ये सब्स्टिट्यूशन कहां से जा रहा है? SN1 से या SN2 से? और सेकेंडरी और टर्सरी में कहां से जाता है? SN1 से। जल्दी से आपको बस मैकेनिज्म लिखकर बताने हैं इसका। नहीं कर रहा हूं, रिएक्शन करवाई जा रही है H+ की प्रेजेंस में, और आपके सामने ये प्रोडक्ट बना हुआ है। ये भी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ईथर बना है। आपको बताना है कि ये कैसे बना होगा। मैकेनिज्म बताइए इसका जल्दी से। रिएक्टेंट आपके सामने है, प्रोडक्ट आपके सामने है, बस मैकेनिज्म आपसे पूछ रहा है। अगर इस प्रकार का डिहाइड्रेशन सेकेंडरी और टर्सरी में होगा तो वो SN2 से नहीं SN1 से होगा। आधे ज्यादा using this method unsymmetrical ethers can't be prepared, can you explain? क्वेश्चन मार्क और चला गया। जब वो थ्योरी लिखता है ना तो वो और खतरनाक हो जाता है। थ्योरी, और वो भी किसमें? ऑर्गेनिक में, जहां मास्टर हर तरीके से अपने तरीके से मतलब निकालेगा। किसका तो ये मतलब होना चाहिए, एक ही बात का अलग अलग मतलब निकाल लेते हैं लोग। बैठने के लिए नहीं कहा, रिएक्टेंट आपके सामने है, प्रोडक्ट भी आपके सामने है, बस आपसे ये पूछा गया है कि बना कैसे होगा, वो मैकेनिज्म बता दीजिए। SN1 हुआ होगा कि SN2? यही एनसीईआरटी लिखता है। अगर यही वाली रिएक्शन सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में करवाओगे तो वो SN2 से नहीं SN1 से जाएगा। ये एनसीईआरटी ने समझाया है। चलिए इसके मैकेनिज्म की भी हम बातें कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए हम सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल लो टेम्परेचर पर भी एलिमिनेशन क्या देंगे? मेजर। इसलिए केवल प्राइमरी अल्कोहल से ही हम बना सकते हैं। प्राइमरी से भी कौन सा बनेगा? केवल सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में क्या फैलेगा? रायता। अभी पता चलेगा। बताइए प्रोटोनेशन हो गया कि नहीं हो गया? अब हमें सब्स्टिट्यूशन करवाना है कि एलिमिनेशन हो, तो थोड़ी देर बाद डिसाइड होगा। बताइए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, लिविंग ग्रुप खुद यहां से हट जाएगा। लिविंग ग्रुप यहां से हट गया तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? कार्बो। अब डिसाइड होगा कि सब्स्टिट्यूशन करवाना है या ये रिएक्शन का टेम्परेचर डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर हमें सब्स्टिट्यूशन के लिए जाना है तो बताइए अब कौन अटैक करेगा इसके ऊपर? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा? इसी अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। तो ये आपके सामने ईथर बनकर आ गया। अब सबसे पहले ये देखो, ये सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट है कि एलिमिनेशन का? सब्स्टिट्यूशन। और यहां सब्स्टिट्यूशन SN1 से हुआ है कि SN2 से? SN1। तो यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है ये SN1 से है। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? अगर यही ईथर सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से बनाओगे तो एनसीईआरटी लिखता है मैकेनिज्म बदल जाएगा। सेकेंडरी और टर्सरी में मैकेनिज्म कौन सा रहेगा? SN1। बल्कि सेकेंडरी और टर्सरी का बोलता आपको इस्तेमाल नहीं करना। कारण, क्योंकि उनमें सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। आप टेम्परेचर कितना भी कम क्यों ना ले लीजिए। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करेंगे और फिर इस रिएक्शन को खत्म करेंगे। अगली क्लास में आपका चैप्टर ईथर भी खत्म, उससे नेक्स्ट में फिनॉल खत्म। मैंने आपको पहले ही बोला था अपने सबसे ज्यादा लेक्चर किस में लगे? एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, क्योंकि वहां SN1 भी पढ़ा, SN2 भी पढ़ा, फैक्टर्स भी पढ़े। क्लियर? E2 भी पढ़ा हमने। तो उसके बाद तो केवल क्या एप्लीकेशन है, लिखेंगे स्टार लगाकर। देखिए, attempt to prepare, attempt to make ethers, attempt to make ethers, attempt to make ethers with tertiary alcohols, with tertiary and secondary, लिखो तुम तो सीधा, with tertiary and secondary alcohols, with tertiary and secondary alcohols
lead predominantly, lead predominantly, lead predominantly, lead predominantly to alkenes, lead predominantly to alkenes। क्या कह रहा है कि अगर आपने अल्कोहल कौन सा लिया है, सेकेंडरी या टर्सरी, तो जो ये सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट बनाया है ना, ये कम बनेगा। क्या बनेगा ज्यादा, एलिमिनेशन। तो प्राइमरी अल्कोहल का ही इस्तेमाल करेंगे। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन full, intermolecular dehydration is not useful for the preparation of, intermolecular dehydration is not useful for the preparation of unsymmetrical ethers, is not used from primary alcohols। The reaction leads, because the reaction leads to a mixture of products, because the reaction lead to a mixture of products। देखिए, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल तो इस्तेमाल में आपको लेने ही, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल भी लेते हैं तो कहता है आप अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना पाओगे। जैसे मैंने यहां पर ले लिया कंसंट्रेटेड एस्प्रेसो 4। आप इस रिएक्शन के प्रोडक्ट बताओ मुझे क्या क्या बन सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन के क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखो ऐसे सोचो, पहले वाले पर क्या करवा देते हैं, प्रोटो हो गया, और दूसरे वाले को क्या बना देते हैं, न्यूक्लियो। तो देखो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये निकलेगा बाहर, तो एक ईथर तो आपके सामने जो बनेगा वो ये बनेगा, जो कि कैसा है, अनसिमेट्रिकल, जो कि हम बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ज्यादा बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी सोचो, जिस पर प्रोटोनेशन हुआ है क्या उसी का ही मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता। अगर इसने किया इसके ऊपर अटैक और ये निकला बाहर खटैक, तो एक ही थर आपके सामने क्या बनेगा, ये वाला सिमेट्रिकल। मान लीजिए आपका आर डैश वाले पर ही क्या हो गया है, प्रोटो, और आर डैश वाला ही क्या बन गया है, न्यूक्लियो। तो इस केस में भी जो आपका ईथर बनेगा वो कैसा बनेगा, सिमेट्रिकल। क्लियर। हम बनाना चाहते थे ये और बन गए साथ में ये भी, तो इसकी यील्ड क्या आएगी, पुअर। तो कह रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल से भी आप अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना पाओगे। ये एनसीईआरटी की लाइन है, अनसिमेट्रिकल ईथर्स कांट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस रिएक्शन, कैन यू एक्सप्लेन, क्वेश्चन मार्क और चला गया। तो क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट यहां पर बनेगा। बताइए मिक्सचर ऑफ ईथर्स बने हैं कि नहीं बने हैं। अब मिक्सचर ऑफ ईथर्स बन गए हैं तो मेरे भाई आपको ये चाहिए तो इसको इन दोनों से सेपरेट भी तो करना पड़ेगा, और इसकी अमाउंट भी तो क्या हो जाएगी, कम। जितने ज्यादा ये बनेंगे उतना कम ये बनेगा। क्लियर। तो ये पहला प्रिपरेशन मेथड हमारे सामने क्या होता है, खत्म। अल्कोहल चैप्टर की थ्योरी आप एनसीईआरटी से बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें बोल दिया गया हो कि बाद में पढ़ाऊंगा।